नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। चुनावी राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर के 45 स्थानों पर सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। भारत यूरोपीय संघ ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए किया समझौता। जलवायु परिवर्तन को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए द इंटेंट ऑफ कॉपरेशन नाम के समझौते पर किए हस्ताक्षर। शक्तिशाली भूकंप से दहला इंडोनेशिया, 162 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। भारत ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर हुई 10 करोड़ के पार। 2019 की तुलना में 3 करोड़ 16 लाख बढ़कर हुई 3 गुना। केंद्र सरकार सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष देती है 6,000 रुपए। न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगा भारत। पिछला मैच जीतकर हासिल कर रखी है 1-0 की बढ़त। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर के 45 स्थानों पर सौंपी जाएंगी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। भारत आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारत और कंबोडिया आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा किए जाने की योजना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राजनाथ सिंह बुधवार 23 नवंबर को बैठक को संबोधित कर सकते हैं। वे कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री समदेव पिचे सेना TEA बान के निमंत्रण पर यह उनकी 2 दिवसीय यात्रा है। सोमवार को रक्षा मंत्री ने सीएम रियप में कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल सैम देज पिचे सेना TEA बान के साथ बैठक के दौरान भारत कंबोडिया रक्षा संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। भारत यूरोपीय संघ ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए समझौता किया। भारत और यूरोपीय संघ ने सोमवार को जैव आणविक दवाओं, कोविड चिकित्सा विज्ञान, जलवायु परिवर्तन को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए द इंटेंट ऑफ कॉपरेशन नाम के समझौते पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, संचार नेटवर्क, सामग्री और प्रौद्योगिकी महानिदेशालय यानी DG कनेक्ट और यूरोपीय आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। द इंटेंट ऑफ कॉपरेशन मई 2021 में यूरोपीय संघ भारत के नेताओं की बैठक के दौरान क्वांटम और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग पर तकनीकी सहयोग को गहरा करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर आगे बढ़ती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 2 दिवसीय कतर दौरा समाप्त हो गया। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति सोमवार को दोहा के DPS स्कूल पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। दोहा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत कतर रिश्तों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रहने वाला भारतीय समुदाय का हर सदस्य भारत के विचारों, मूल्यों और संस्कृति का राजदूत है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच
हमेशा दुनिया को देने की रही है और भारत इस समय प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी के न्योते पर दोहा पहुंचे उपराष्ट्रपति ने रविवार को फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शिरकत की थी। उपराष्ट्रपति ने बताया कि जब उन्होंने भव्य आयोजन के लिए कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया तो कतर के अमीर ने भी भारतीयों के कौशल और योगदान की सराहना की। जब हिज हाइनेस अमीर ने कहा, when I congratulated him on grandiose infrastructure and grandeur of the ceremony, spontaneously, out of heart, he expressed his gratitude to the skill contribution of Indian human resource. He expressed satisfaction and gratitude to the Indian companies for turning around development in Qatar. This is a big achievement for all of us. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारी अस्पतालों में बिना जरूरी योग्यता के फार्मासिस्टों के काम करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच दवा वितरण संबंधी कार्य की जिम्मेदारी अप्रशिक्षित कर्मियों को सौंपने के खतरों को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने बिहार सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूरे राज्य में एक भी अस्पताल रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों की मदद के बिना किसी भी दवा का वितरण न करे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति गलत दवा या दवा की गलत खुराक देता है और इसका परिणाम कुछ गंभीर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कोर्ट ने कहा कि हम बिहार सरकार को अपने नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और मास्क के जरूरी नियम को भी खत्म कर दिया गया है। एयर सुविधा पोर्टल पर मिलने वाले फॉर्म में यात्रियों को इस बात की जानकारी देनी होती थी कि उन्होंने टीके की कितनी खुराक ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के मंजूर कार्यक्रम के अनुसार टीका लगवाना चाहिए। दिशा निर्देशों के तहत आगमन पर यात्रियों को शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए और आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश स्थल पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी। जांच के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत अलग कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार निर्दिष्ट चिकित्सा केंद्र में उन्हें ले जाया जाएगा। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन में लगभग 700 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन कोविड महामारी के बाद दिल्ली एनसीआर में आयोजित होने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक है और इसे दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार में उतरने के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है और इसके पहले चरण की सीटों के लिए प्रचार के साथ ही बीजेपी ने दूसरे चरण की मतदान वाली सीटों के लिए भी रणनीति बनाई है, जिसके तहत एक बार में ही 93 विधानसभा सीटें कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य नेता उतरेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता में वापसी की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो गुजरात की अमर विकास यात्रा पहले ही शुरू कर चुके हैं। अब वो विकसित भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
सुरेंद्रनगर, जम्बूसर और नवसारी में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस चुनावों में विकास की बात न करके उन्हें औकात दिखा देने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका ध्यान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए मंत्रालय बनाया और आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया। बीजेपी ने ईमानदार सरकार और मेहनती सरकार दी, कई योजनाएं लाई जिससे आदिवासियों का कल्याण हो रहा है। घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके नेता बहुत लंबे समय तक जनजातीय समुदाय को लेकर बेसुध रहे। કોંગ્રેસે આદિવાસીઓને એના હાલ ઉપર છોડી દીધા હતા, એમના નસીબ પર છોડી દીધા હતા। કુપોષણની મોટી સમસ્યા અમારા આદિવાસી પરિવારોમાં, અમારી આદિવાસી દીકરીઓને એને સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા, એના માટે આહારની સુરક્ષા, એના માટે શિક્ષણની ચિંતા, એના માટે કનેક્ટિવિટીની ચિંતા, એને અભાવમાંથી આ સમસ્યાઓમાંથી મુક્ત કરીને આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં સમૃદ્ધિ આવે, સામર્થ્ય આવે, એના માટે ભાજપ સરકારે કામ કર્યું, એના માટે સંકલ્પ લીધા। सुरेंद्रनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नर्मदा योजना का सबसे बड़ा लाभ सुरेंद्रनगर जिले को मिल रहा है। गुजरात में घर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया गया। सुरेंद्रनगर जिला नमक बनाने में टॉप पर है। भारत का 80% नमक गुजरात में पैदा होता है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। पहले के जमाने में गुजरात में उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता था। आज दूसरे राज्यों के युवा गुजरात पढ़ने आते हैं। એમનું જીવન આસાન બને, જીવન સરળ બને, એના માટે અમે આ કરતા હતા। અને અમે સપના ખાલી જોતા નથી, અમે સપના જો આવે એટલે સંકલ્પ થાય એની ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ। અને સંકલ્પોની વાતો કરી કરીને લોકોને મૂર્ખ નથી બનાવતા, અમે સંકલ્પની અંદર પરિશ્રમ કરીને સિદ્ધિ લાવતા હોઈએ છીએ। ભાઈઓ બહેનો, આ કામ અમે કર્યું છે। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में चुनावी रैली में कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिलकर और उनकी समस्याएं सुनकर उनका दर्द महसूस किया। गुजरात में अपनी पहली चुनावी रैली में राहुल गांधी ने सूरत जिले के महुआ में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं और आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी रही तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी नहीं मिलेगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया। गुजरात में हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा चुनाव की गहमा गहमी पर नजर बनाए हुए हैं। वो स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों के साथ ही उनका झुकाव किस राजनीतिक दल की ओर है, ये सब जान रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर गुजरात की जनता की राय क्या इशारा कर रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 182 सीटों पर मतदान होना है 1 तारीख और 5 तारीख दिसंबर को, और पता चल जाएगा कि गुजरात की जनता का जनादेश कहां जाता है। क्या भाजपा छठी बार सरकार बनाएगी या फिर गुजरात में होगा परिवर्तन। यहां जामनगर जिले में मेरे साथ कुछ यहां के स्थानीय नागरिक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए चुनाव के विषय में। तो आइए जानते हैं क्या मूड है यहाँ का। क्या भाजपा की सरकार ने क्या अच्छा किया है? બધા કામ કરી દીધા છે કે બાકી જ નથી રહેવા દે। બ્લોકથી માંડી, રોડથી માંડીને પાણી રસ્તાનું બધું કામ બહુ સારું કર્યું છે ભાજપ સરકારે। બહુ સારું કામ કર્યું છે। आम जनता को रोजी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षण चाहिए। पब्लिक है भाजपा को चाहती है, पर यहाँ जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, इसमें जो थोड़ी कमी आ जाए ना तो ये 27 साल तक जो आई है ना, इसके 2 साल और भी भाजपा ही आ जाएगी। मोंगवारी बहुत बढ़ रही है, वो आम आदमी, गरीब आदमी को बहुत तकलीफ है, और धंधा पानी बहुत ओछा है, डीम है।
नरेंद्र मोदी को आज भी पसंद करते हैं, कल भी करेंगे। और चुनाव में 110% मोदी ही आएगा। मोंघवारी का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। मुद्दे तो बहुत है, पर इधर बीजेपी है, इसलिए कुछ फर्क इतना नहीं पड़ेगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत आज होने जा रही है। विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। संसदीय पुस्तकालय भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 17 देशों के 44 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 6 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले के खिलाफ चुनौती देते हुए कांग्रेस की ओर से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित 6 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। केरल हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि मुसलमानों के बीच पर्सनल लॉ के तहत विवाह को पॉस्को अधिनियम के व्यापक दायरे से बाहर नहीं किया गया है। हाईकोर्ट में जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सोमवार को एक जमानत अर्जी पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच आज राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग की अनुमति देने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। ताजा अधिसूचना में चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने के लिए योजना में संशोधन किया गया है। आय से अधिक संपत्ति जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। ये मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई निवासी और उसके पिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई और ईडी को निर्देश देने की मांग की गई है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग को लेकर रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय। शीर्ष अदालत ने 2017 में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच के लिए उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि मामला दायर करने में 27 साल की देरी की ओर इशारा किया गया था। सांडों को काबू में करने वाले खेल जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पशु अधिकार निकाय पेटा द्वारा दायर याचिकाओं में राज्य के उस कानून को चुनौती दी गई है जिसने तमिलनाडु में सांडों को काबू करने के खेल की अनुमति दी थी। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। स्नातक पाठ्य चर्चा की रूपरेखा पर आधारित 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के दूसरे सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की बैठक हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा था। कुलविंदर जीत 2019 से फरार था, कई आतंकवादी मामलों में शामिल था और पंजाब में लक्षित हत्याओं को अंजाम देने की साजिश में भी वो शामिल था। टॉप 10 खबरों के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। वहीं सोमवार को आए एक शक्तिशाली भूकंप ने इंडोनेशिया के जावा के मुख्य द्वीप को दहला दिया। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से अब तक 162 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हो गए हैं।
बचाव दल मलबे के नीचे फंसे बचे लोगों की तलाश कर रहा है। 5.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र राजधानी जकार्ता से करीब 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ी पश्चिम जावा में सियानजुर शहर के पास था। इस इलाके में 25 लाख से अधिक लोग रहते हैं। जांच अधिकारी के मुताबिक जिन 13,000 से अधिक लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उन्हें निकासी केंद्रों में ले जाया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मनीला में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का स्वागत किया। थाईलैंड में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद हैरिस का फिलीपींस की राजधानी में रेड कार्पेट स्वागत किया गया। यात्रा से पहले एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एशिया में वॉशिंगटन के सबसे पुराने संधि गठबंधन को मजबूत करने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से वार्ता के लिए कमला हैरिस मार्कोस जूनियर से मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उत्तर कोरिया के नए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया से उनके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करने के लिए कार्रवाई करने की अपील की है। हालांकि रूस और चीन ने प्योंगयांग पर किसी भी नए दबाव और प्रतिबंधों का विरोध किया है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि बाइडेन प्रशासन एक राष्ट्रपति का एक प्रस्तावित बयान प्रसारित करेगा जो उत्तर कोरिया की उसके सभी गैर कानूनी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च और अन्य खतरनाक और अस्थिर करने वाली गतिविधियों की निंदा करेगा। This is the 10th time that we have met without significant actions. The reason is simple. 2 veto-wielding members of the Council are enabling and emboldening the DPRK. They have allowed the regime to launch this latest reckless missile test, which endangered the lives of Japanese civilians and needlessly raises tensions in the region. These 2 members' blatant obstructionism put the Northeast Asian region and the entire world at risk. You simply cannot be considered a responsible steward of nuclear weapons if you condone this behavior. चीन के हेनान प्रांत के आन्यांग शहर में एक कारखाने में आग लगने से 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। चीनी सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वेनफेंग जिले के कैक्सिंडा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में आग लग गई। इस घटना में 36 लोगों की मौत के अलावा 2 लोग लापता हैं। वहीं 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की 63 गाड़ियां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हो पाईं। ईरान के शासकों ने देश के कुर्द क्षेत्रों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इस दौरान पिछले 24 घंटों में 12 से अधिक लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाई और उन पर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महिला महसा अमीनी की पिछले सितंबर में पुलिस हिरासत में मौत के बाद से ही देश में प्रदर्शनों का दौर जारी है। 3 महीने से हो रहे विरोध प्रदर्शनों में 58 नाबालिगों समेत 410 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने हाल ही में रूस से आज़ाद कराए खेरसोन और पड़ोसी माइकोलीव इलाकों के लोगों से सर्दियों के लिए क्षेत्र छोड़ने को कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान के कारण नागरिकों के लिए सर्दी में जीवन यापन कठिन हो सकता है। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री के मुताबिक दोनों दक्षिणी क्षेत्रों में रूसी फौजों ने पिछले महीनों में लगातार गोलीबारी की है, इसलिए नागरिकों को यूक्रेन के अधिकार वाले पश्चिम के सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा गया है। सरकार उन्हें परिवहन, आवास, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। नागरिकों से इलाका खाली करने का आदेश यूक्रेन के खेरसोन शहर और आसपास दोबारा कब्जे के 1 हफ्ते बाद आया है। नासा का कैप्सूल ओरियन चंद्रमा पर पहुंच गया। 50 साल पहले अपोलो मिशन के बाद ये पहली बार है जब नासा का कोई कैप्सूल चांद पर गया है। $401 करोड़ की लागत वाले ओरियन की उड़ान पिछले बुधवार को शुरू हुई थी। वहां इसने अपना काम शुरू कर दिया है। नासा की भविष्य की योजनाओं के मद्देनजर इस कैप्सूल की कामयाबी खासी महत्वपूर्ण है। धरती से 3,70,000 किलोमीटर दूर ओरियन से
ह्यूस्टन में बैठे उड़ान नियंत्रकों का संपर्क आधे घंटे के लिए कट गया था। इसके कारण उन्हें पता नहीं चला कि महत्वपूर्ण इंजन फायरिंग कितनी ठीक रही। कैप्सूल चंद्रमा के पीछे से सामने आया तो इसमें लगे कैमरों ने धरती की तस्वीर भेजी। इसमें कालेपन से घिरा एक छोटा नीला गोला दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पूर्व बैठकों के दूसरे दिन कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से मुलाकात करेंगी। इससे पहले कल सोमवार को वित्त मंत्री ने बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने उद्योग संघों के प्रमुखों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ आगामी आम बजट के संबंध में चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित हुई इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भागवत किशन राव कराड और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में बजट से पहले आयोजित होने वाली बैठकों के तहत पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उद्योग जगत के दिग्गज और बुनियादी ढांचा क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ शामिल थे। केंद्र सरकार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है, जो 2019 की शुरुआत में पहली किस्त अवधि के तहत कवर किए गए 3.16 करोड़ किसानों से 3 गुना से अधिक है। फरवरी 2019 में घोषित लेकिन दिसंबर 2018 से प्रभावी योजना के तहत केंद्र सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीएम किसान के तहत किसी भी किस्त अवधि के लिए लाभ जारी करने की संख्या अब पहली किस्त अवधि के लिए 3.16 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ किसानों को पार कर गई है, जो 3 वर्षों में 3 गुना से अधिक की वृद्धि है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला नेपियर के क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 65 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसे में आज का मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि कीवी टीम की कोशिश मैच जीतकर सीरीज बराबरी पर खत्म करने की होगी, जबकि टीम इंडिया 2-0 के अंतर से ये सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 22 नवंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 22 नवंबर साल 1830 को झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, जिस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने साल 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 22 नवंबर साल 1916 को शांति घोष का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। 15 साल की उम्र में शांति युगांतर पार्टी में शामिल हो गईं, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जहां क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। दिसंबर 1931 में शांति अपनी एक सहपाठी सुनिधि चौधरी के साथ एक ब्रिटिश अफसर चार्ल्स स्टीवंस के कार्यालय में एक पिटीशन फाइल करने के बहाने से पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवंस को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 22 नवंबर साल 1892 को मीराबेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। वे एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थीं।
मीराबेन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया। मैडलिन स्लेड ने मानव विकास और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को उन्नतशील बनाने के लिए देश के कई भागों में यात्रा की। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम स्थापित करने में मीराबेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीराबेन को साल 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।